बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। बूंद बूंद से सागर बनता, धार धार से देश, गांव गांव है ये कहता, सहकारिता है मेरा उद्देश्य, सहकारिता है मेरा उद्देश्य। जब जब हम हैं साथ चले, दूध की लहर बहे, नए नए छोड़ छुए, नए नए दिलों में बसे, कदमों से मिले कदम। गांव गांव प्रगति है छाई, घर घर में खुशहाली, आत्मनिर्भर है हम बने हैं, भेदभाव अब ना कोई, भेदभाव अब ना है कोई। देश की तरक्की अब हमसे होगा साथी, ये दूध है हमारा और कीमत भी अपनी। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। एक सपना था वो सींच लिया, श्वेत रंग से प्रीत किया, सहकारिता ही अपनी लाज। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। एक बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। यहाँ से यूट्यूब में वीडियो देख रहा हूँ, अपना ऑडियो बंद रखना, ये कैप्चर करेगा, इधर से जो करेंगे। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। बनता, धार धार से देश, गांव गांव है ये कहता, सहकारिता है मेरा उद्देश्य, सहकारिता है मेरा उद्देश्य। जब जब हम हैं साथ चले, दूध की लहर बहे, नए नए छोड़ छुए, नए नए दिलों में बसे, कदमों से मिले कदम। गांव गांव प्रगति है छाई, घर घर में खुशहाली, आत्मनिर्भर है हम बने हैं, भेदभाव अब ना कोई, भेदभाव अब ना है कोई। देश की तरक्की अब हमसे होगा साथी, ये दूध है हमारा और कीमत भी अपनी। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। एक सपना था वो सींच लिया, श्वेत रंग से प्रीत किया, सहकारिता ही अपनी लाज। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। एक बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज।
कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। नमस्कार। एनडीडीपी संवाद वेबिनार श्रृंखला के प्रथम सत्र में डेयरी उद्योग से जुड़े हुए जितने भी हमारे किसान कर्मी भाई बहन हैं, डेयरी से संबंधित जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं, डेयरियों से जो संचालक मंडली है, उनके चेयरमैन, सेक्रेटरीज, आप सभी का इस प्रथम पुष्प में हार्दिक स्वागत है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आज की तारीख में हम आपसे रूबरू नहीं मिल सकते, इसलिए हमने सोचा कि वेब के माध्यम से आपसे संवाद किया जाए। और आज की तारीख में जो कोविड के चलते, कोरोना के चलते जितने सारे जो प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, उनका निराकरण करने की हमारी तरफ से जो कोशिश की जा सकती है वो हम इस वेबिनार के माध्यम से करें। इस वेबिनार में 2 या 3 चीजें हम आज करने जा रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी ओर से कुछ विचार आपके सामने रखेंगे, और आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम, जो लाइव क्वेश्चन है उनका भी, और कुछ प्रश्न हमारे पास पहले भी आ चुके हैं उनका भी उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के चलते सभी जगह लॉकडाउन पिछले कई दिनों से पूरे देश में लगाए गए हैं, जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो है ठप सी पड़ गई है। कुछ ही उद्योग जैसे हैं और सेवाएं हैं जो आज की तारीख में चल रहे हैं, जैसे पुलिस का महकमा है, अस्पतालों और दवाओं से रिलेटेड जो महकमा है, सफाई कर्मचारी हैं, और बैंकिंग है, और हमारा क्षेत्र जो डेयरी उद्योग है, ये एक महकमा है जो पूरी तरह से कार्य कर रहा है। कोरोना से न डरते हुए, महामारी से न डरते हुए, हमारे डेयरी उद्योग से संबंधित सभी कर्मचारी, अधिकारी और संचालक मंडली सभी दूध की जो सप्लाई चेन है उसको बरकरार रखे हुए हैं, ताकि हमारे शहरों में या अन्य भागों में दूध का जो बिक्री है वो चलती रहे। पर इस कोरोना के कारण हमारे उद्योग में 2 ऐसे आज की तारीख में प्रभाव पड़े हैं जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। एक तो रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, ऑफिसेस और चाय की दुकान इत्यादि बंद हो जाने से दूध की जो रोज की बिक्री होती है उसमें कम से कम 50 से 60 लाख लीटर प्रतिदिन कम बिक्री हो रही है। दूसरा यह है कि प्राइवेट डेयरीज जो दूध खरीदा करती थी उन्होंने भी दूध खरीदना बंद कर दिया है। इन 2 कारणों से आज की तारीख में कोऑपरेटिव्स में दूध आना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और दूध की बिक्री कम होने से दूध के भाव पर भी प्रभाव पड़ा है। आज की तारीख में दूध के भाव पिछले 1.5 या 2 महीने पहले जो दूध के भाव थे उससे कम हो गए हैं। इन कारणों के चलते हमारे डेयरी से संबंधित लोगों के प्रश्न आए होंगे, कई प्रश्न आए होंगे। आज की तारीख में चारा नहीं मिल रहा है, मिनरल मिक्सचर नहीं मिल रहा है, पैकेजिंग के मटेरियल की थोड़ी समस्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की थोड़ी समस्या है। तो इन सभी समस्याओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके दिमाग में होंगे। दवाइयाँ नहीं मिल रही है तो आज की तारीख में उसका क्या किया जाए, पशुओं को किस तरह से उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, इन सभी से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो इस कोविड से, इस कोरोना के काल में अगले कुछ दिनों तक ये समस्याएं बरकरार रहेंगी। तो इनका कैसे सामना किया जाए, ये हमारे पहले सत्र में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इनके निराकरण करने के लिए आपको अपनी ओर से थोड़ी कुछ जानकारी देंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं श्री अशोक गुप्ता, हमारे जो ट्रेनिंग के ग्रुप हेड हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का संचालन करें ताकि आपके जितने भी प्रश्न हो उनका निराकरण हो सके। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये, जैसे मैंने कहा, ये हमारा पहला श्रृंखला का ये पहला सत्र है, और डेयरी से रिलेटेड जितनी भी हमारे विषय होंगे इनके लिए हम आगे ऐसे नियमित सत्र करते रहेंगे। तो आपको हमारी द्वारा इसकी जानकारी समय जब भी समय होगा आपको दी जाएगी। धन्यवाद। मैं दिलीप रथ, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आप सभी किसान भाइयों और बहनों को
मेरा श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, वर्तमान में हमारा देश और सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमारा देश में कई उद्योग बंद होने की परिस्थिति में आ गई हैं। लेकिन हमें गर्व है कि आपकी सक्रिय सहयोग से देश भर में डेयरी सहकारिताएं एक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आपकी आजीविका को सुनिश्चित कर रहा है और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली दूध उपलब्ध करा रहा है। आपको ये समझना होगा कि आज की संकटमय परिस्थिति में दूध का गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सभी मिलके ये सुनिश्चित करें कि दूध की गुणवत्ता में सुधार हो, ताकि ग्राहकों और उपभोक्ताओं का विश्वास सहकारिताओं के ऊपर बना रहे। इस परिस्थिति में जहां लॉकडाउन चल रहा है, एनडीडीबी का ये दायित्व बनता है कि टेक्नोलॉजी के सहारे हम आप सभी किसान भाइयों और बहनों के पास पशुपालन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पहुंचा सकें। इसीलिए हमने ये तय किया है कि डिजिटल प्रशिक्षण के द्वारा हमारे जो यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, उनके संवाद पशुपालन के विभिन्न पहलुओं पर, जैसे कि पशु प्रजनन, पशु आहार और पशु स्वास्थ्य, इनके बारे में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ रखें। मुझे आपसे ये अनुरोध है कि आप सभी इस डिजिटल प्रशिक्षण में भाग लें। सक्रिय रूप से आप विचारों का आदान प्रदान करें और इस प्रशिक्षण का संपूर्ण फायदा उठाएं। मैं आप सभी को कोरोना महामारी से जूझने के लिए जो सरकार की तरफ से और एनडीडीबी की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है, उनको पालन करते हुए मैं आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। सहकारिता से ही होगा कोरोना से उद्धार। जय हिंद। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, अभी आपने हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री दिलीप रथ साहब का संभाषण सुना और उन्होंने जो आपको कहा उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं एनडीडीबी संवाद के अंतर्गत आज के विषय कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के प्रबंधन के लिए डेयरी आधारित आजीविका सशक्तिकरण हेतु मार्गदर्शन के ऊपर में हमारे विशेषज्ञों का परिचय कराता हूं, जो आज वक्तव्य देंगे। मेरे बगल में बाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर आरोप गुप्ता साहब, जो पशु संवर्धन विभाग से हैं। उसके बाद श्री सागर श्रॉफ बैठे हैं, जो कि पशु स्वास्थ्य से संबंध रखते हैं। एवं उसके बाद डॉक्टर वी श्रीधर उपस्थित हैं, जो कि पशु पोषण के संदर्भ में बातचीत करेंगे। और मेरी दाईं तरफ श्री राजेश गुप्ता बैठे हैं, जो कि सहकारिता विभाग और सहकारिता से लगते संस्थाओं से लगते प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी इन सभी से मेरा निवेदन है कि पशुधन प्रबंधन हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करें और जो हमारे 5 यथार्थ प्रश्न हैं उनका आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करें। वो 5 यथार्थ प्रश्न क्या हैं जो हम सभी को रहता है? सबसे पहला है क्यों, दूसरा है क्या, कब,
कहाँ, और पांचवा है क्यों या कौन। 5 का तो कौन जो है, बाकी ऊपर के 4 का जवाब हमारे विशेषज्ञ देंगे। कौन है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं दूध सहकारिता संस्थाएं, जो कि सदैव आपके साथ तत्परता से आपके सहयोग के लिए, आपके समग्र विकास के लिए हमेशा उपस्थित हैं। और हम आश्वासन देते हैं कि आगे भी एक कठिन समय निकलने के बाद हम आपको सदैव मदद करते रहेंगे। आगे मैं श्री डॉक्टर सागर श्रॉफ को निवेदन करूंगा कि वो आगे अपना संभाषण पशु स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है उस पर अपना वक्तव्य दे। डॉक्टर सागर श्रॉफ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सागर श्रॉफ है और मैं आज आपके सामने पशु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये पशु स्वास्थ्य की बातें हम क्यों कर रहे हैं? पशु स्वास्थ्य जो है इसका मतलब महत्व इसीलिए है कि हमारा जो किसान है, मान लो 1-2 जानवर रखता है घर पे, और अगर स्वास्थ्य जानवर का अच्छा नहीं है तो इसका सीधा संबंध दूध उत्पादन से है, तो दूध उत्पादन वो सही तरह से ले नहीं पाएगा। तो अगर जानवर का स्वास्थ्य अच्छा है तो दूध उत्पादन अच्छा रहेगा, और दूध उत्पादन अच्छा रहेगा तो किसान अपना गुजारा कर सकता है। और अभी की ये परिस्थिति अगर देखें कि कोरोना से जो संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम देखें तो 3 चीजें हमारे सामने आ रही है, मतलब कि चुनौतियां हैं। जैसे कि पशु चिकित्सा की जो सेवाएं हैं वो कम हो गई होगी कहीं पे। दूसरा है कि जो पशु हम बाहर कहीं भी भेज रहे थे चरवाने के लिए, वो अभी बंद हो गया होगा। और तीसरा ये अपनी बढ़ती गर्मी। तो ये 3 चुनौतियां हैं, तो ये 3 चुनौतियों को लेकर हम अपने पशुओं का रख रखाव और पशुओं का स्वास्थ्य कैसे सुधारें, जिससे उससे खर्चा जो हो रहा है वो हमारा कम हो और दूध उत्पादन ऐसे ही जैसा है वैसा चलता रहे। तो ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 3 विषय के बारे में बताना चाहूंगा। वो 3 जो विषय है वो एक है कि पशु चिकित्सक की सेवाएं अभी नहीं मिल रही है, तो कुछ पारंपरिक चिकित्साएं जैसे पारंपरिक उपचार विधियां होती है, उससे आप कैसे जानवर को ठीक कर सकते हो। दूसरा विषय हमारा है कि रोग प्रतिकारक शक्ति जानवर की कैसे बढ़ाया जाए। अभी आपको पता है कि हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी रोग प्रतिकारक शक्ति इंसानों में बढ़ाने के लिए कुछ प्रयोग दिए हुए हैं, ऐसे ही जानवरों में भी होते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और तीसरा विषय जो मेरा है वो गर्मी का प्रभाव, जानवर के ऊपर जो गर्मी का प्रभाव होता है उसको आप कैसे रख रखाव से आप संतुलित कर सकते हो जिससे उसकी कार्यक्षमता कम ना हो। तो आइए देखते हैं कि पहले पारंपरिक पशु चिकित्सा के बारे में देखते हैं। तो ये पारंपरिक पशु चिकित्सा क्या है, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि ये तो सदियों से भारत में चला आ रहा है, पहले से ही चला आ रहा है, हम लोग उसको भूल गए हैं कि कैसे जानवरों में उसका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा उसका ये है कि अभी आप देखने जाओ कि पशु चिकित्सा जो हो रही है, कहीं पे भी गाँव में हो रही है, वहां पे जो एंटीबायोटिक्स जो होती है, जो दवाइयां होती है, उसका ऐसे ही अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, ज्यादा ही उपयोग हो रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो एंटीबायोटिक होती है उसकी वजह से जो जीवाणु होते हैं उसकी जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और एक समय में ऐसा आ जाता है कि वो जीवाणु की वो एंटीबायोटिक वो दवाई के सामने लड़ने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो दवाई वो जीवाणु के ऊपर काम करना बंद कर देती है, जिसको अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको रोगाणु प्रतिरोध बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर ये पारंपरिक पशु उपचार का एक जो कॉन्सेप्ट है वो नया आया है, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। अभी के समय में आप देखो तो जो किसानों को सबसे ज्यादा अगर नुकसान करते हैं ऐसे 2 बीमारियां हैं। एक तो है थनैला, जिसमें दूध खराब आता है, थन में सूजन आ जाती है और किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। दूसरा है खुरपका मुंह पका का बीमारी, जिसमें मुंह में छाले हो जाते हैं, पैर में छाले हो जाते हैं, जानवर खाना कम कर देता है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है और दूध भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर ये दोनों बीमारी का अगर पारंपरिक उपचार हमारे पास कुछ मिल जाए तो किसानों का अच्छा लाभ हो सकता है। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि ये दोनों का ये हर्बल मेडिसिन से कैसे आप उपचार कर सकते हो। थनैला रोग के लिए तेल आधारित अनुप्रयोग। थनैला रोग की 1 दिन की दवा के लिए धृतकुमारी यानी ग्वारपाठा की साबुत पत्ती 250 ग्राम,
हल्दी पाउडर 50 ग्राम, चूना 15 ग्राम, नींबू 6 नंग एवं सरसों या तिल का तेल 600 मिलीलीटर चाहिए। इस दवा को तैयार करने के लिए धृत कुमारी की पत्तियों से कांटे हटाने के बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। हल्दी पाउडर एवं चूने के साथ इसे अच्छे से पीसकर लाल रंग का पेस्ट बना लें। इस दवा को लगाने के लिए पशु के असरग्रस्त एवं स्वस्थ थनों को पूरी तरह से धोकर साफ धोकर सुखा लें। एक मुट्ठी पेस्ट में 200 मिलीलीटर सरसों या तिल का तेल मिलाकर इसे पतला कर लें। तेल में घोले गए इस पेस्ट को दिन में 3 बार 5 दिनों के लिए पशु के पूरे थन पर दबाव के साथ गोल गोल घुमाते हुए लगाएं एवं ध्यान रखें कि हर बार प्रयोग की समान विधि का पालन करें। साथ ही एक बार में 2 हिस्सों में कटे हुए 2 नींबू दिन में 3 बार 3 दिनों के लिए खिलाएं। खुरपका मुंहपका रोग में मुंह के छाले यानी फुट एंड माउथ डिसीज जीरा 10 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, लहसुन की 4 कलियां, नारियल 1 नंग और गुड़ 120 ग्राम ले। यह सामग्री एक बार प्रयोग के लिए है। अब इस दवा को तैयार करने के लिए काली मिर्च, मेथी, जीरा को 20 से 30 मिनट तक के लिए पानी में भिगो दें। सारी सामग्रियों को बारीक पीसकर पेस्ट बना लें। नारियल के बुरादे को इस मिश्रण में हाथ से मिलाएं। याद रखें कि प्रत्येक बार प्रयोग के लिए इस मिश्रण को ताजा ही बनाएं। दवा तैयार हो जाने के बाद इस मिश्रण को मुंह के अंदर तालु एवं जीभ पर लगाएं। इस विधि को दिन में 3 बार 3 से 5 दिनों तक दोहराएं। थनैला रोग के लिए तेल। तो आपने देखा कि इसमें जो चीजें इस्तेमाल हुई है वो सारी चीजें आपके घर में ही उपयोग में होती है। आपको कहीं पे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होती है। कहीं से मतलब बाहर से कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं होती। अभी आप ये स्लाइड में भी ये चित्र में देख रहे हो, ये खुरपका मुंहपका में पैरों में जो घाव होते हैं, वो गाँव में भी आप देख सकते हो कि वहां पे तिल का तेल है, सरसों का तेल है, हल्दी है, नीम के पत्ते हैं। मतलब ये सारी चीजों का ही इस्तेमाल करके आप उपचार कर सकते हो। अगले चित्र में आप देखो वहां पे कि बुखार में भी ये सारी चीजें आप देख सकते हो चित्र में। ये सारी चीजें घर पे ही अवेलेबल होती है, मतलब उपलब्ध होती है और उसका इलाज आसानी से आप अपने जानवर का इलाज करने के लिए कर सकते हैं। और ये जो पारंपरिक पशु चिकित्सा का जो प्रोग्राम है वो NDDB ने बेंगलोर स्थित एक TDU ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी करके एक संस्था है, उसके माध्यम से पूरे भारत में बहुत सारे दूध संघ के साथ मिलके ये पूरा प्रोग्राम बनाया है कि जिससे पशुपालकों को ये सारी जानकारी मिले और उसका सही से इस्तेमाल हो। और ये इतनी असरकारक है और सरल है और सस्ती भी है। सस्ती आपको पता चल गई कि ये सारी चीजों के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए सस्ती भी है। और अगर जिस हिसाब से जैसे वीडियो में दिखाया गया है कि इसको इतनी बार उपयोग में लेना है, अगर इस हिसाब से आप ये प्रक्रिया को अनुसरते हो तो आपको अवश्य लाभ हो सकता है। ठीक है, अभी दूसरे चरण में जाते हैं। ये दूसरा विषय है मेरा, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाया कैसे जा सकता है। उसमें ये रोग प्रतिरोधक शक्ति होती क्या है। एक तो क्या होता है कि जानवरों में और इंसानों में ये दोनों जगह शक्तियां होती है। ये उसमें होता क्या है कि जब कोई बाहर से बीमारी आती है, बाहर से कोई जीवाणु आते हैं, आपका शरीर कितना सक्षम होता है उससे लड़ने के लिए। उसको वो जो शक्ति होती है उसको रोग प्रतिरोधक शक्ति बोलते हैं। जैसे आयुष मंत्रालय ने अभी इंसानों के लिए जो अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, वैसे ही जानवरों में अभी फिलहाल आयुर्वेदिक के हिसाब से अभी कोई ऐसा प्रयोग नहीं है। मैं आपको जो रोग प्रतिकारक शक्ति जानवरों में कैसे बढ़ाते हैं उसका अभी एक हमारे पास जो इलाज है, जो उपचार है, वो है टीकाकरण। आप सबको पता ही होगा कि टीकाकरण क्या होता है, लेकिन अभी का जो समय है, गर्मी का समय है, मैं इसलिए ये विषय के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये गर्मी जैसे ही खत्म होती है बारिश का सीजन चालू हो जाएगा। अब बारिश के सीजन में क्या होता है, दो सबसे खतरनाक जो बीमारियां होती है, एक तो खुरपका मुंहपका और दूसरा है गलघोटू। अब ये दोनों बीमारियों से अगर पशु को बचाना है तो एकमात्र सबसे सरल, सस्ता और अगर टिकाऊ इलाज अगर देखने जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण है। क्योंकि ये दोनों का कोई इलाज अभी भारत में कोई उपलब्ध नहीं है, कोई दवा नहीं है कि दोनों को मान लो खुरपका मुंहपका हुआ है, ये आपको ये कुछ दवाई दे दी और ठीक हो गया। ऐसा कोई
अभी मतलब ऐसे कोई प्रभावी इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है। उसको जानवर को बचाने का एकमात्र तरीका है और वो है टीकाकरण। अब टीकाकरण सब लोग तो करवाते हैं, कभी-कभी टीकाकरण लगाने के बाद भी जानवर में ये हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि टीकाकरण करवाते कैसे हैं। उसमें होता क्या है कि टीकाकरण जब करवाते हो आप, तो पूरे गांव का सबके साथ में टीकाकरण होना चाहिए। मतलब पूरे गांव में 80 से 90% टीकाकरण करवाते हो, तभी आपका गांव और आपका पशु ये बीमारी से बच सकते हो। और दूसरा है कृमिनाश। कृमिनाश क्या होता है, जब जानवर के पेट में कृमि होते हैं और आप टीका लगवाते हो, तो कृमि की वजह से जो टीके की कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो टीकाकरण से 10 से 15 दिन पहले जानवर में कृमिनाश करवा लें और फिर टीका लगवाएं, तो ये टीके का जो असर है वो जानवर में लंबे समय तक रहता है। और हाल में आप देखें तो अभी गवर्नमेंट जैसे भारत सरकार की ओर से ये खुरपका मुंहपका का टीका फ्री में, मतलब कि मुफ्त में पशु चिकित्सक आपके घर पे आके देके जाएगा। और अगर नहीं आए तो आप पशु चिकित्सक आसपास के जो पशु चिकित्सालय होते हैं वहां पे जाके आप करवा सकते हो। और याद रहे एक यही भी बात है कि ये जो कान में लगाने वाली कड़ी है, ये भी आप जानवर में टीका लगाने के बाद जरूर लगवाएं, क्योंकि ये कड़ी लगाने से क्या होता है कि आपके जानवर में कौन सा टीका लगा है, कब लगा है, वो सारी जानकारी कहीं ना कहीं संग्रह होएगी और कभी ना कभी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो कि कौन सा टीका लगाया है, कब लगाया है, कैसा लगाया है, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो हाल के समय में अब घर पे है और ये गर्मी का समय है और जानवर को अगर बचाना है तो ये टीकाकरण से जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आप बढ़ा सकते हो। अभी तीसरे चरण में आते हैं, तीसरे विषय में आते हैं कि गर्मी का अभी मौसम चल रहा है, तो गर्मी से पशुओं को कैसे बचाया जा सकता है। एक तो जैसे पहले प्रश्न भी आ चुके हैं हमारे पास कि संकर गाय जो होती है जैसे एचएफ हो गई, जर्सी हो गई, दूध उत्पादन सबसे ज्यादा उसमें होता है और वो दूध उत्पादन जो ज्यादा देते हैं उस जानवर में गर्मी का प्रभाव भी सबसे ज्यादा होता है। अब गर्मी का प्रभाव होता क्या है, गर्मी की ये मौसम में होता क्या है कि बाहर का वातावरण इतना ज्यादा होता है तो पशु अपने शरीर से जो संतुलन होता है वो संतुलन कर नहीं पाता है और उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने से क्या होता है कि उसकी जो वृद्धि दर कम हो जाती है, दूध उत्पादन कम हो जाता है और कभी कभी अगर ये मामला आखिर तक पहुंच जाए तो कई केसों में जानवर का मरण भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। आप चित्र में देख सकते हो कि कैसे उसको रोका जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छाया होती है, जानवर को छाया में रखना चाहिए, 3 तरफ से उसको हवा आनी चाहिए, उसको गर्म लू से बचाओ क्योंकि पश्चिम से क्या होता है गर्म लू आती है दोपहर के बाद, तो वहां पे आप गीला कपड़ा रखो, वहां पे कुछ पानी डालते रहो तो जानवर को ठंडी हवा आती रहेगी तो गर्मी का प्रभाव कम होगा। अब अगले चित्र में देख सकते हो, अगले चित्र में आप देखिए तो उसमें क्या होता है कि जानवर को 24 घंटे पानी देते रहो और वो पानी भी छाया में रहना चाहिए। अब छाया में रहने से क्या होता है, पानी ठंडा रहेगा, जानवर ठंडा पानी पिएगा तो उसको गर्मी का प्रभाव कम होगा। और तीसरे चित्र में आप देख सकते हो कि जानवर को दोपहर में चारा मत खिलाओ, उसको सुबह में और शाम को चारा खिलाओ। और एक बात हम ये भी बोलते हैं कि जानवर के शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं अगर वो आप कम कर लेते हो तो भी जानवर को बाहर के वातावरण से संतुलन करने में आसानी रहती है। तो ये 3 चीजें मैं जो आपको बतानी थी मैंने आपको बता दी है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी हो और आने वाले भविष्य में और अभी के समय में भी आपको ये लाभदायी हो। अब मैं डॉक्टर वी श्रीधर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आपको पशु पोषण के बारे में अच्छे से बताएं। धन्यवाद। नमस्कार। जो किसान भाई बहन हमारे ये जो डिजिटल संवाद में लॉगिन हुए हैं उनको मेरा नमस्कार। जब भी फीड और फीडिंग यानी कि जो आहार के बारे में बात होती है तो हमारे किसान भाई बहन के मन में यही उठता है कि कैसे हम फीड और फॉडर जो खर्चा होता है ना उसको कम कैसे करें, दूध और फैट कैसे बढ़ाएं और क्या खिलाएं ताकि पशु का प्रजनन बराबर रहे। तो ये 3 जो मुद्दे हैं इसको मैं आज थोड़ा बहुत आपको आइडिया देने के लिए प्रयास करूंगा। जब भी आप फीड एंड फॉडर यानी कि जो चारा है या कैटल फीड है, मिनरल मिक्सचर है, इसके बारे में सोचते हो तो कुछ भाई बहनों के जो ये उठता होगा मन में कि हरा चारा कितना खिलाएं, सूखा चारा कितना खिलाएं
ये कैटल फीड है, उसको कितना खिलाएं, मक्का का दाना कितना खिलाएं, मिनरल मिक्सचर कितना खिलाएं, ये प्रोबायोटिक्स है वो क्या खिलाएं, तो ये जो है ये तो उठता ही रहता है। और ये यदि हमको यदि समझना है तो हम ये देख लें कि जो भी हम खिलाने का प्रयास करें उसके लिए हमको एक दो चीजें हम हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा। एक जो गाय या भैंस है, ये ताजी हली है, गाभन है, कितना दूध दे रही है, ये सब मात्रा, ये जो मिल्क यील्ड पोटेंशियल, ये सब हम यानी कि उसका जो दूध देने की क्षमता है, इसको हम अपना ध्यान रखें और उसके मुताबिक उसको खिलाएं। दिस इज नंबर वन, ये बात हुई नंबर वन। दूसरा ये है कि ये जो हम चाहते हैं कि फैट बढ़े, इसका एसएनएफ बढ़े, इसके लिए हम क्या करें, इसका भी मैं आपको जिक्र करूंगा कि इसको कैसे बढ़ाया जाएगा। तीसरी बात यह है कि जब गर्मी हो जाती है, जैसे हमारे डॉक्टर सागर श्रॉफ साहब ने बताया कि गर्मियों के टाइम पे हम क्या करें। अब जो कोविड सिचुएशन में ये भी हमारे ऊपर सामने एक दूसरा चुनौती आ गया है कि जो चोकर है उसका दाम बढ़ गया है, मक्का का दाना कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, हरा चारा मिलने में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही है। कुछ जो हमारे किसान भाई बहन है, इनका अभी हमारे पास फोन आए थे कि अभी हरा चारा मिल नहीं रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं जो सूखा चारा मिल रहा है, इसका क्वालिटी या इसका जो गुणवत्ता है वो इतनी बराबर नहीं है। तो ये सारे प्रश्न जो है इसको हमको सुलझाना है। तो इसके लिए मैं आपको एक गाइडलाइन यानी कि आपको एक आइडिया देता हूं कि हम जब भी पशु को खिलाएं तो उसमें हमारे गाइडलाइंस क्या होने चाहिए। नंबर ये आप ध्यान रखिएगा कि पशु को खिलाने में हरा चारा, सूखा चारा, कैटल फीड और आपके पास जो कॉन्सेंट्रेट रॉ मटेरियल यानी कि जो आपके पास मक्का का दाना है, चोकर है, मिनरल मिक्सचर है, ये सब बराबर में खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपने सुन लिया होगा कि कोई आ गया और बोला कि नहीं आपको ये सब खिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैटल फीड खिलाओ। कोई आके बोलेगा नहीं एक काम करो आप 25 से 30 किलो हरा चारा खिलाओ। कोई आके बोलता है नहीं आप साहब एक ये दवा है इसको यूज करो, कैल्शियम खिलाओ, इसको मिनरल मिक्सचर खिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो बैलेंस है यानी कि ये जो समतोल आहार देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरा चारा, सूखा चारा, कैटल फीड और जो आपके पास यदि कैटल फीड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो या अच्छी गुणवत्ता वाली कैटल फीड यही यदि आपको उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको कैटल फीड के साथ साथ ये जो रॉ मटेरियल्स हैं यानी कि चोकर है, मक्का का दाना है, ये सब खिलाना पड़ेगा और बराबर मिनरल मिक्सचर भी खिलाना पड़ेगा। अब जो बात आई कि कितने मात्रा में खिलाना है, तो आपको मैं एक गाइडलाइन देता हूँ यानी कि एक आइडिया देता हूँ कि जो गाय या भैंस 10 लीटर या 12 लीटर दूध देती है दोनों टाइम पे मिला के, तो उसमें जो है ना हरा चारा 15 किलो कम से कम देने का प्रयास करें। और यदि 15 किलो हरा चारा नहीं मिलता है तो आपको साइलेज खिलाना थोड़ा अच्छा रहेगा। अब इस जो हरा चारा की बात होती है, बाद में जो संवाद होगा उसमें भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, हमारे जो चारा के विशेषज्ञ हैं वो भी आके आपको समझाएंगे। लेकिन हरा चारा का इंतजाम बराबर करने का प्रयास करें। और हरा चारा यदि नहीं मिल रहा है तो आप सब लोग मिलकर कोऑपरेटिव में जाइएगा, वहां से आपको फॉडर सीड, अच्छी क्वालिटी का फॉडर सीड मिलेगा, उसको लगा के आप अपना चारा उगाने का प्रयास कीजिएगा। और यदि ये तो हुआ हरा चारा, दूसरा साइलेज, जो हरा चारा उगता है जितना यूज कर सकते हैं करिएगा, बाद में उसको हम स्टोर कर सकते हैं यानी उसको हम सुरक्षित रख के 6 महीने के बाद भी यूज कर सकते हैं। ये साइलेज की पद्धति है, वो भी हम आपको अगले संवादों में बताएंगे। तो हरा चारा और साइलेज ये दोनों जो है आपके पास ऑप्शंस है, इसको 15 किलो या 20 किलो 25 किलो भी खिलाते हैं तो अच्छा है। और ये हरा चारा 2 टाइप के होते हैं, एक जो बोलते हैं जो मक्का है, ज्वार है, ये सब का एक टाइप का हो गया, दूसरा हो गया दलहनी चना जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो ये दोनों मिला के जो है ना 15-20 किलो देने का प्रयास करें। दूसरा हुआ सूखा चारा, कम से कम 4 से 5 किलो सूखा चारा दें। अभी जो गर्मी का मौसम है तो इतना सूखा चारा दे नहीं पाएंगे आप, और यदि देते भी है तो थोड़ा उसमें हीट यानी कि जो पचने में जो है ना उसमें थोड़ा दिक्कतें आती है। तो अभी 4 किलो के आसपास रखेगा, हरा चारा ज्यादा कीजिएगा। उसके बाद जो कैटल फीड है, मैं अभी आपको इस माध्यम से आपको विनम्र विनती करता हूं कि जो कैटल फीड है, कैटल फीड जो आप कोऑपरेटिव से लेते हैं, आपके पास यदि बिहार के हमारे भाई बहन है तो सुपर सुधा दान करके मिलता है, सरस गोल्ड है, नंदिनी गोल्ड है, ये जो अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाला कैटल फीड यूज करें। और ये भी मैं आपको गर्व से बता सकता हूं कि हमारे जो पूरे राष्ट्र में जो हमारे कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, इन्होंने किसी ने अभी तक आज के तारीख में कैटल फीड का दाम नहीं बढ़ा है, बल्कि चोकर का दाम बढ़ गया है, 24 रुपया हो गया, 26 रुपया हो गया, चूनी का दाम बढ़ गया है, लेकिन कैटल फीड का दाम नहीं बढ़ा है। आप कैटल फीड का उपयोग कीजिएगा। और मेरा ये भी एक विनती ये होगा कि आप डेयरी में जाके ये रिक्वेस्ट कीजिए कि कैटल फीड का जो है सप्लाई बराबर रखें। तो ये जो कैटल फीड है 5 किलो या 6 किलो 7 किलो भी दे सकते हैं। आपके
जो गाय है या भैंस है उसका जो दूध की मात्रा के मुताबिक ये आप देने से आपका जो गाय या भैंस है इसका अच्छा से दूध उत्पादन हो सकता है। कैटल फीड, मिनरल मिक्सचर, हरा चारा और सूखा चारा, ये जो यदि आप इसका बैलेंस अच्छा रखेंगे तो इसका दूध का मात्रा भी बराबर रहेगा, ये फैट भी बराबर रहेगा और एसएनएफ भी बराबर रहेगा। और अभी टाइम हमारे पास कम है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्रजनन क्षमता है, प्रजनन क्षमता के बारे में बात करने के लिए हमारे जो ग्रुप के प्रमुख हैं डॉक्टर आलोक गुप्ता साहब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूंगा एक ही मिनट में कि जो प्रजनन के लिए आपको विटामिन और मिनरल्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बाद में आपसे बात करेंगे। लेकिन जो अच्छी तरह से कैटल फीड है आपके पास यदि मिलता है तो उसमें आपको पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स खनिज मिश्रण मिल जाएगा, उसकी वजह से उसका प्रजनन बराबर रहेगा। तो मिनरल मिक्सचर का बराबर ख्याल रखिएगा, अच्छे कैटल फीड खिलाइएगा, हरा चारा और सूखा चारा इसका बैलेंस रखिएगा और पानी बराबर पिलाते रहिएगा। हमारा यही आशा है कि ये सब आप एक गाइडलाइन आपको मिल गया होगा, बाकी हम आपको डिटेल में अगले संवाद में बताएंगे। नमस्कार। अभी डॉक्टर आलोक गुप्ता साहब बात करेंगे आपसे पशु प्रजनन के बारे में। नमस्कार। जैसा कि हमारे कार्यपालक निदेशक महोदय ने अपने संबोधन में बताया कि ये जो बंद के कारण जो एक असंतुलन निर्माण हो गया है दूध की खरीद मूल्य के ऊपर, तो हमारा इस स्थिति के अंदर में हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम किस तरीके से हमारे दूध उत्पादन का लागत मूल्य, उत्पादन खर्च को हम कम कर सके। और ये कम करने के लिए हमें पशु पोषण या पशु स्वास्थ्य इनके माध्यम से हम इनको कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में अभी आपने सुना। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पशु प्रजनन का प्रबंधन इस मुश्किल वक्त के अंदर में कैसे करें जिससे कि हम हमारा ये उद्देश्य को हम प्राप्त कर सके। जैसा कि हमें जानकारी मिली है, कई राज्यों के अंदर में इस बंद के दौरान कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं जो है वो बाधित हुई थी, काफी हद तक कई जगह के ऊपर बाधित हुई थी। चाहे कृत्रिम गर्भाधान करता है जो तकनीशियन होते हैं वो नहीं पहुंच पाए थे। तो इस पीरियड के अंदर में जो हमारा उसके वजह से जो लॉस इस पीरियड में, इस वक्त में जो हमारे गाय या भैंसे हीट में आई होगी, गर्मी में आई होगी, तो उनका प्रजनन नहीं हो सका, उनका कृत्रिम गर्भाधान नहीं हो सका। तो ऐसे जो पशु है हमें उनके ऊपर में विशेष ध्यान देखना है कि इस बार जब वो गर्मी में आते हैं तो हमें ये देखना है कि वो उनकी इस बार की गर्मी मिस न हो और वो हम वहां पे उनको सफल कृत्रिम गर्भाधान कर सके, हम उनको गाभिन कर सके, जिससे जो हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई हो सके। तो जहां तक हमें और भी जानकारी मिली है, ज्यादातर राज्यों के अंदर में अब जो ये सेवाएं हैं ये सुचारू हो गई है। तो अब आप जो भी आपके जो नजदीकी तकनीशियन है, कृत्रिम गर्भाधान करता जो है, उनको आप कॉल कर सकते हैं जब भी आपके पशु, आपकी गाय भैंस गर्मी में आती है। तो दूसरी एक बात कि हमें ये भी देखना है कि ये जो 30-40 दिन का जो वक्त गया है, इस पीरियड के अंदर में अगर हमने पहले किसी गाय का कृत्रिम गर्भाधान किया था तो हमें ये निश्चित करने के लिए कि वो गाभिन हो चुके हैं तो उनका हम गर्भ परीक्षण जांच भी करवा लें, जिससे कि हमें ये निश्चित हो जाए कि वो गाभिन हो गए हैं। जितने जल्दी हमारे पशु गाभिन होंगे उतना ही हम अपना जो नुकसान है उसको कम कर पाएंगे, जो हमारा अभी इस बंद के दौरान नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि जो हम पशुओं का प्रजनन कराएं वो सफल हो। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण एक सफल कृत्रिम गर्भाधान के लिए 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान जो है वो सही वक्त के ऊपर में होना चाहिए। अब सही वक्त क्या है? तो सही वक्त इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने पशु की गर्मी की पहचान कितने सटीक तरीके से करते हैं। सटीक जैसे कि ये अक्सर ये होता है कि मैं अपने गाय को या अपने भैंस को कृत्रिम गर्भाधान कब कराऊं, तो उसका एक जो थंब रूल जिसे कहते हैं कि अगर मेरी गाय या भैंस सुबह के वक्त हीट में गर्मी में आई है तो उसका कृत्रिम गर्भाधान शाम को होना चाहिए, और अगर वो शाम को गर्मी में आई है तो उसका गर्भाधान जो है अगले दिन सुबह होना चाहिए। ये एक थंब रूल है। और अच्छे से समझने के लिए उसके लिए यह है कि जब हमारी गाय या भैंस गर्मी में आती है
तो उसका जो योनि से जो स्त्राव होता है, तो सही वक्त यह है कि जब उसका स्त्राव जो उसके योनि से लटकता है, जो काफी लसलसा होता है, वो जमीन तक पहुंचता है, ये सबसे सही वक्त है कृत्रिम गर्भाधान कराने का। भैंसों के अंदर में एक विशेष समस्या होती है कि भैंसों के अंदर में जो गर्मी होती है वो साइलेंट हीट कहते हैं, जैसे कि गाय की तरह वो चिल्लाती नहीं, रंभाती नहीं, तो पता नहीं चलता, और अक्सर हमारे पशुपालक भाई उसे मिस कर देते हैं। तो इसलिए भैंसों के अंदर में हमें विशेष ख्याल करना जरूरी है। वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जब वो हमको थोड़ा डेट के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी उसके 21 दिन होते हैं तो उसका थोड़ा दूध कम हो जाता है, या वो थोड़ी अस्वस्थ हो जाती है थोड़ी सी, या खाना भी कम करती है, और वो जो स्त्राव है, इन चीजों के ऊपर में अगर हम ख्याल दें तो हम भैंसों की भी हिट की जानकारी सही वक्त के ऊपर पकड़ पाएंगे, और हम उसका सही वक्त पर उसका कृत्रिम गर्भाधान भी करा पाएंगे। दूसरा है कि जो कृत्रिम गर्भाधान करता, जो तकनीशियन है हमारा, उसे हमें देखना है कि वो योग्य प्रशिक्षित हो। अच्छे कृत्रिम गर्भाधान करता से ही जिसके रिजल्ट है उससे हम कराएंगे तो हमारे सफलता की चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा ये है कि वीर्य की गुणवत्ता। वीर्य की गुणवत्ता ज्यादातर पशुपालक अच्छा वीर्य उपयोग में लाते हैं, तो हमें ये देखना है, बल्कि हमें इस बात के ऊपर जोर देना है कि वो जो सीमेन जो वीर्य यूज करता है एआई के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए, वो ए या बी श्रेणी के वीर्य उत्पादन केंद्रों पे ही बना हुआ हो। तो इसके ऊपर में हमें देखना है। और अगर हम चाहते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपको जोर देना चाहिए कि जो हर पशु कृत्रिम गर्भाधान कर्ता के पास में एक सांड की निर्देशिका होती है, आप उसको देखने की मांग कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि जो वीर्य आपके गाय के या भैंस के लिए यूज किया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है, वो वाकई उच्च गुणवत्ता वाला है। और चौथी चीज होती है कि जो जिस पशु का आप गर्भाधान करवा रहे हैं वो स्वस्थ हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो पशु 3-4 बार हम उसको सांड के पास लेकर गए हैं और वो गाभीन नहीं हो रहा है तो अब उसका हम कृत्रिम गर्भाधान से, ऐसे नहीं होता है। सो ये 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है हमें सफल कृत्रिम गर्भाधान के लिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हीट के जो गर्मी के लक्षण बताए और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और एक चीज और बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी हम कृत्रिम गर्भाधान करा ले तो 60 दिन से 90 दिन के भीतर उसका हम गर्भ परीक्षण भी जरूर करा ले, जिससे कि हमें ये निश्चित हो जाए कि वो गाभीन है। अदरवाइज ये होगा कि बाद में हमको पता चलेगा 6-7 महीने और हम उतना पीरियड को हम वेस्ट कर चुके होंगे। तो दूसरा एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो दूध प्रजनन प्रबंधन के बारे में, कि एक जिसको हम कहते हैं अगेन थंब रूल, वो ये है कि 1 साल के अंदर में एक गाय या भैंस एक बच्चा देना चाहिए उसको। ये फायदे के लिए और मुनाफे के लिए, लाभ के लिए पशु दुग्ध व्यवसाय में बहुत अत्यावश्यक है। तो इसके लिए जैसे 365 दिन का जो एक साल होता है उसके अंदर में जो 300 दिन 305 दिन दूध उत्पादन मिलना चाहिए हमको, और 60 दिन का जो है जब वो 7 महीने की गाभिन हो जाती है और अगले बहने के पहले उसको कम से कम गाय को या भैंस को 60 दिन का उसे आराम या रेस्ट पीरियड, ड्राई पीरियड जिसे कहते हैं, वो मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमें प्रबंधन करना चाहिए। एक मोटा मोटी ये है कि जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि 1 जनवरी को अगर हमारी गाय ब्याई है तो 1 अप्रैल तक वो उसका सफल कृत्रिम गर्भाधान हो जाना चाहिए, और 1 नवंबर के आसपास उसको 7 महीने की गाभिन हो जाएगी, तब हमें उसको ड्राई करना है, मतलब उसका दूध निकालना बंद करना है। और फिर इस तरीके से फिर 2 महीने बाद यानी कि जनवरी में वो फिर से ब्याएगी। इस तरीके से हम हर वर्ष में उसका एक काफ ले पाएंगे उसके अंदर में। और एक अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते, एक सवाल पूछते हैं कि मुझे किस तरीके के सांड से अपने गाय का एआई कराना चाहिए, किस तरीके के वीर्य से। तो उसके बारे में एक मैं आपको बताना है कि जैसे जो हमारे देशी अगर आपके पास में पशु है, जैसे साहीवाल है या गिर है, तो उनका प्रजनन आपको उसी नस्ल के वीर्य से कराना चाहिए। हर प्रदेश की, हर क्षेत्र की एक प्रजनन नीति है। सो कृत्रिम गर्भाधान कर्ता भी जो है उनको उस प्रजनन नीति का पालन करना चाहिए। तो मैंने साहीवाल और गिर के बारे में बताया। अगर आपके पास में संकर नस्ल की गाय है, जैसे कि HF, होल्स्टीन संकर या जर्सी संकर, तो उनका प्रजनन भी
संकर नस्ल के सांड के वीर्य से ही होना चाहिए, जिससे कि जो आने वाली अगली नस्ल है उसका जो विदेशी रक्त का प्रमाण जो है वो 50% या 62 62.62% से ज्यादा ना हो। ज्यादातर राज्यों ने इस लिमिट को रखा है प्रजनन के लिए। तो ये मुख्य, और जो हमारे अन्य देशी पशु जो है उनको हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से या तो विदेशी नस्ल के वीर्य से या देशी नस्ल के उच्च गुणवत्ता के वीर्य से हम उनका प्रजनन कर सकते हैं। एक और जानकारी इस पे मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि अब हमारे देश के अंदर में लिंग निर्धारित वीर्य सीमेन भी अवेलेबल है, और इससे ये फायदा है किसानों को कि उससे जो अगली जो पीढ़ी आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो उसके वांछित जैसे मादा ही आप बछिया ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद वक्ताओं। और अभी सबसे ज्यादा जो लोगों का चिंता है वो सहकारी संस्थाओं द्वारा दूध के भाव को लेकर और उसकी खरीद को लेकर के है। अतएव मैं श्री राजेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान परिस्थिति जो एक अस्थायी रूप है उसको सहकारी संस्थाएं कैसे प्रबंधन कर रही हैं उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। श्री राजेश गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ आपके मैसेज भी आ रहे हैं और हमें प्रश्न भी मिले हैं कि दूध की रेट कम हो गई हैं और संस्थाएं दूध को संभाल भी नहीं पा रही हैं, इसलिए बीच बीच में हमें दूध का संकलन भी बंद करना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत आपदा का समय है। पूरा देश में लॉकडाउन है, बाजार बंद है, फैक्ट्री बंद है, दुकान बंद है और व्यापारिक संस्थाएं बंद है। दूध की खपत, दूध की मांग बाजार में घट चुकी है और हम सभी जानते हैं कि दूध एक तरल पदार्थ है जो जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है और हमारी कैपेसिटी भी, जो हमारी क्षमता है उसको लेने की, वो भी संभाल के रखने की उतनी नहीं है जितना दूध आ रहा है। तो ऐसे समय पर डेयरी सहकारिताएं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रेट देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारी संस्थाएं व्यापारिक संस्थाएं हैं और हमें बाजार के साथ चलना ही पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा रेट देंगे तो और घाटा इतना हो जाएगा कि संस्था आगे के समय में काम करना ही बंद कर देंगी, तो वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए दूध के भावों की लगातार समीक्षा की जा रही है। हमारे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री दिलीप रथ जी ने भी अपने जो संबोधन में उसमें कहा कि डेयरी सहकारिताएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लगातार बाजार की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये अस्थायी एक काल है। ये संकट मनुष्यता में बहुत कम देखा गया है कि जब हम इतने लंबे समय के लिए बाजार बंद रहे, और ये स्थिति जल्दी सुधरने वाली है और कुछ ही दिनों में आप दोबारा से आपको दूध की रेट भी अच्छी मिलेगी, दूध का धंधा भी आपको जिस तरह से पहले से जीविका देता रहेगा। थोड़े समय के लिए इस अस्थायी समय में हमको धीरज और साहस का परिचय देना है और हमारे संगठनों के साथ जुड़े रहना है, हमें निराश नहीं होना है। अगर आप देखेंगे जहाँ डेयरी सहकारिताएं नहीं है, उन जगहों के अगर समाचार मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि 10 से 15 रुपए लीटर दूध बिक रहा है और ये बड़ी दुखदायी स्थिति है। तो डेयरी सहकारिताओं से आप जुड़े रहें, दूध की कीमतें सुधरेंगी और लगातार इस पर समीक्षा की जा रही है। दूसरा, दूध के लेने की बात, कई जगह कई संस्थाओं ने दूध की लेने में भी कमी की है, क्योंकि फिर मैंने आपको बताया कि बाजार बंद है, अचानक दूध बढ़ गया। जो दूध सहकारिताओं को नहीं था वो भी दूध हमारे पास आया। उसको संभालने में शुरुआती के दिनों में हमें थोड़ी परेशानी हुई, और अभी उसका इंतजाम किया जा रहा है, दूध का पूरा संकलन किया जा रहा है और इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसान का दूध रोका नहीं जाए, क्योंकि किसान का जो एक साधन है दूध का, ऐसे संकट के समय पर उसकी आमदनी बराबर बरकरार रहे, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो दूध के दाम और दूध की खरीद दोनों में सुधार हो जाएगा और आप थोड़ा सा धीरज रखें। ये आपकी संस्था है, इनमें अगर मुनाफा भी होता है आगामी महीनों में तो फायदा भी आप ही को मिलने वाला है। कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, सहकारी संस्था है। इनका सारा लाभ भी आगामी दिनों में, आगामी माह में दूध की बढ़ी हुई रेट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है
कि साहस रखें, आप उनके मालिक हैं, हम आपके साथ हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड साथ है आपके, और स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है और जल्दी ही हम सामान्य अवस्था में पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। अभी मैं डॉक्टर सागर श्रॉफ से जो एक सबसे ज्यादा चिंता का विषय लोगों ने दिया है कि क्या कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक गर्भाधान के दौरान पशु से संपर्क आने पर कोरोना वायरस मनुष्य से पशुओं और पशुओं से मनुष्य में या पशुओं से पशुओं को फैलने में संभावना है? क्या यह संक्रमण दूध में आ सकता है? इसके बारे में जो है जवाब देने का कोशिश करें। इसी तरह एक दूसरा प्रश्न भी आपसे संबंधित है कि डेयरी पशु खरीदते वक्त किन किन बीमारियों की पड़ताल करना चाहिए, और जब हाट में या मार्केट में जहां से जानवर ले रहे हैं उस फील्ड में वहां पर ही इन बीमारियों की जांच पड़ताल कैसे की जा सकती है? ये दो प्रश्न पर कृपया प्रकाश डालने का। बिल्कुल सर, मुझे आशा भी थी कि ये कोरोना से संबंधित प्रश्न पशुओं में होता है कि नहीं होता है वो आएगा ही आएगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभी कोरोना के ऊपर जो अनुसंधान हुए हैं, जितने रिसर्च हुए हैं, उसमें कहीं पे भी ऐसा पाया नहीं गया या कहीं पे भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये जो कोरोना का संक्रमण है, ये जो कोरोना वायरस जो है वो गाय भैंस में आ सकता है। ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं है, कोई रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है और उपलब्ध नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए यही है कि ये जो कोरोना वायरस है वो मनुष्यों में से गाय भैंस में अभी तक आता नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे हम ये कह सकते हैं, अगर आपके घर पे कोई जानवर है और आपको खांसी है या ये है, तो आप जानवर के पास जो दूध दोहन की प्रक्रिया है, उसको नहलाने की प्रक्रिया है, वो मत करें आप। क्योंकि क्या होता है, जब आपको कोरोना के लक्षण है मान लो, और आप वो दूध लेने के लिए वो बर्तन लेके जा रहे हो, तो बर्तन में कोरोना आ सकता है। दूध तो ठीक है, जानवर ठीक है, लेकिन वो बर्तन की वजह से आप कोरोना को फैला रहे हो। तो भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से आप फॉलो करते रहिए, अनुसरते रहिए। लेकिन फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि जानवरों में ये कृत्रिम गर्भाधान करने से ऐसा कोई कोरोना का संक्रमण अभी तक फिलहाल नहीं हो रहा है। दूसरा प्रश्न ये था कि जानवरों को जब खरीदते हैं, जब मंडी से खरीदते हैं, कोई हाट से खरीदते हैं, तो कौन सी बीमारियों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अगर आप जानवर खरीदते हो कोई बाजार से या मंडी या फिर कोई किसान से खरीदते हो, तो उसमें दो बीमारी है जो सबसे ज्यादा है, जो आपको ध्यान में रखनी है। उसमें एक तो थनैला है और दूसरा है ब्रुसेलोसिस, जिसको अगर हिंदी में बोला जाए तो संक्रमित गर्भपात भी बोल सकते हैं, जिसमें जानवर में गर्भपात हो जाता है। अब इसको पहचानोगे कैसे, मतलब जानवर खरीदते समय कैसे पहचानोगे? अच्छा प्रश्न है। उसमें मैं आपको बता दूं, थनैला में क्या होता है कि थनैला में आप थन को देख के ऐसा ही नहीं बता, थनैला के बहुत सारे प्रकार है। एक गुप्त रोग का थनैला है जो थन को देख के आप नहीं बता सकते हो। अगर थनैला बढ़ चुका है तो आप थन को देख के बता सकते हो, लेकिन गुप्त रूप में तो नहीं बता सकते। अगर आपको फील्ड में ही, मतलब वहीं पे आपको अगर टेस्ट करना है, तो मैं आपको एक सिंपल टेस्ट 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि आपके घर पे जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, सर्फ एक्सेल जैसे पाउडर होता है, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले लो, वो 5 से 6% आप इसका घोल बना लो, पानी ले लो, उसमें 5 से 6 ग्राम ये डाल दो, पाउडर डाल दो और उसको मिक्स कर लो। अब वो जानवर का दूध ले लो और दोनों को मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, 20 सेकंड में आपको देखना है, अगर वो दूध पानी जैसे ही नीचे ऐसे गिर जाता है तो उसमें गुप्त रोग का थनैला नहीं है। अगर वो धीरे धीरे बनता है या दूध गाढ़ा हो गया है तो समझ लेना वो जानवर में गुप्त रोग का थनैला है। ये हो गया थनैला का टेस्ट। अब ये ब्रुसेलोसिस, संक्रमित चेपी गर्भपात, उसका फील्ड में एक टेस्ट है, उसमें आपको पशु चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ेगी। उसके खून से आप वो सीरम निकालते हैं, वो द्रावणिक होता है खून में, वो निकाल के आप पशु चिकित्सक के पास जाए, वो विदिन आपको 2-3 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगा कि ये जानवर में ये चेपी गर्भपात है कि नहीं है। और तीसरी बात, जब भी आप जानवर खरीदते हो ना, तो ये कड़ी मैंने आप दूसरी बात बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये कड़ी वाला अगर जानवर आप खरीदते हो तो वो जानवर को कौन सी बीमारी थी, कौन सा टीका लगा था, कौन सा डिजीज का टीका है, सारी जानकारी आपको वहां से ये कड़ी के हिसाब से आपको मिल सकती है। धन्यवाद।
अभी एक प्रश्न आया है एक डॉक्टर वी श्रीधर के लिए, कंपनसेटरी या आपका चैलेंज फीडिंग के ऊपर में पूछ रहे हैं, और उससे मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरे जो ब्लॉक्स बनाते हैं, स्ट्रॉ के या भूसे के ब्लॉक्स बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी मांगा है। कृपया करके काफी संक्षिप्त में देने का प्रयास करें ताकि समय की जो मर्यादा है उसका भी हम पालन कर सकें। भैया और बहनों, ये जो क्वेश्चन है ना कि ये चैलेंज फीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका कैसे लाभ उठाया जाए। चैलेंज फीडिंग बस यही है कि जो भी हमारे पास गाय या भैंस है, मान लीजिए वो 8 लीटर या 10 लीटर दूध दे रही है, तो हमको उसका क्षमता का अनुमान कैसे लगाएंगे? इसमें ये 12 लीटर का दूध देने की कैपेसिटी है या 13 लीटर देने की कैपेसिटी है, वो हमको मालूम नहीं है। वो 8 लीटर देती होगी, 9 लीटर देती होगी। तो ये जो चैलेंज फीडिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि यदि आप 8 लीटर के लिए आप मान लीजिए 4 किलो का कैटल फीड देते हैं, 10-12 किलो का हरा चारा सब्जा चारा वगैरह देते हैं, तो आप ये करो कि ये जो कैटल फीड है उसको रोज आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा देते रहना। मान लीजिए कि आपने आज 4 किलो दिया है, कल आप 4.5 किलो दीजिएगा। देखिएगा कि वो जो जानवर पूरा खा रही है कि नहीं। यदि खा रही है तो उसको 2 दिन के बाद फिर बढ़ाइएगा, बढ़ा के उसको 5 किलो कीजिएगा। तब आप जब ये चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि आप फीड में जो कॉन्सेंट्रेट फीड है इसको ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी कैटल फीड का, उससे क्या होगा कि ये जानवर में को जो पोषक तत्व मिलने हैं वो मिलेंगे, और यदि जानवर में क्षमता है तो दूध बढ़ेगी। तो इसको चैलेंज फीडिंग बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पूछा गया कि हाँ, ये जो ब्लॉक्स है, यानी कि जो TMR, हम जो टोटल मिक्स राशन ड्राई TMR ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं, ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है जिसका इंडिया में बहुत इसका पोटेंशियल बहुत है, यानी कि इसका हम अच्छे से अच्छे यूज कर सकते हैं। क्या है ये ब्लॉक्स? ये जो हमारे पास जो अभी जो भूसा है या जो पुआल है, इसका वेस्ट बहुत हो जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो भूसा या पुआल को हम जो फील्ड है, यानी कि हमारा जो खेत है, वहां से कलेक्शन कराएं। कलेक्शन करने के लिए हमारे पास जो एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे सिंपल मशीनरी की बात करी है। क्या मशीनरीज है? शेवर है, फिर रेकर है, बेलर है, ये सब यूज करके हम ये जो उसको जलने ना दें तो उसका कलेक्शन कर लें। कलेक्शन करने के बाद उसको छोटा उसका टुकड़े कर दें। करने के बाद जो हमारे एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट है या पशु पोषण के विशेषज्ञ हैं जो हमारे कॉपरेटिव्स में हैं, उनके साथ मिलके हम उसका फॉर्मुलेशन कराएं ताकि हम इसको एनरिच कराएं। उसमें हमने खल डाल दिया, हमने उसमें मक्के के दाने डाल दिए, मिनरल मिक्सचर डाल दिया, विटामिन डाल दिया, डाल के हम उसको ब्लॉक के रूप में या पेलेट्स के रूप में बना के जो दुधारू जानवर है या जो गाभन जानवर है उसको दे सकते हैं। उसका हमने कोल्हापुर में बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देखे हैं कि दूध भी बढ़ता है, फैट भी बढ़ता है, उसका प्रजनन क्षमता भी बढ़ेगी। अभी कुछ प्रश्न डॉक्टर आरू गुप्ता साहब के लिए हैं। एक कुछ लिक्विड नाइट्रोजन जो कि सीमेन प्रिजर्व करने के लिए उपयोग होती है, उसके वितरण के संबंध में है। दूसरा, कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है कि जो जिसको सेक्स सीमेन कहते हैं, जिससे खाली बछिया ही पैदा हो, ऐसा सीमेन अवेलेबल उसका कहाँ उपलब्ध है और उसकी एक कीमत कितना होना चाहिए या कितनी है बाजार में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी संक्षेप में देने का प्रयास करें। पहला जो प्रश्न है लिक्विड नाइट्रोजन के वितरण से संबंधित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये बंद शुरू हुआ और जो पहली जो दिशा निर्देश आए थे बंद से रिलेटेड, उसके अंदर में केवल पशु स्वास्थ्य को ही आपातकालीन सर्विसेज के अंदर में लिया गया था। लेकिन तुरंत उसके 3-4 दिन के बाद में जो फिर से एक दूसरे दिशा निर्देश आए थे, उसके अंदर में बड़ा क्लियरली ये उल्लेख किया गया था कि लिक्विड नाइट्रोजन और पशु प्रजनन से संबंधित जैसे सीमेन, इनके ट्रांसपोर्ट को भी उन्होंने आपातकालीन इसमें इंक्लूड किया था। उसके बाद में कुछ राज्यों ने जैसे महाराष्ट्र, MP और कुछ राज्यों ने इनको अपने दिशा निर्देश में इंक्लूड किया था और इनकी आवाजाही के ऊपर में रोक हटा ली थी। राजस्थान में भी इसी तरीके से उन्होंने इशू किया था। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है कि सेक्स सीमेन, जो कि मैंने अपने संबोधन में भी बताया कि उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर राज्य जो है
अपने पशुपालकों के लिए इसके लिए कुछ सब्सिडी भी दे रहे हैं। जैसे उत्तराखंड के अंदर में ये 250 रुपए तक भी उपलब्ध है। उसको कुछ राज्य स्तरीय सब्सिडी और फिर कुछ इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला स्तरीय सब्सिडी भी उसको कुछ उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि हमें जानकारी है। और जहां तक हमारी जानकारी के हिसाब से बिहार में भी उन लोगों ने सेक्स सीमेन के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और उनका जो कुछ प्लान है कि 350 रुपए तक इसको उपलब्ध कराने का, सब्सिडी देने का किसानों को प्लान है उसके अंदर। धन्यवाद। अभी मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग या बहुत ही रोचक प्रश्न आया है कि पशुपालन मूल रूप से वही लोग कर रहे हैं जो पहले भी किसान करते थे। जो युवा वर्ग है वो इस पशुपालन दूध उत्पादन के साथ नहीं जुड़ पा रहा है। वो कैसे जुड़े और वैज्ञानिक आधार पे पशुपालन कैसे कर सके और वो सहकारिता के साथ जुड़े, इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा श्री राजेश गुप्ता जी से इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें और भी सहकारिता के संस्थाओं से रिलेटेड और भी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। धन्यवाद। ये जो हमारे किसान भाई है उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि युवा वर्ग डेयरी से नहीं जुड़ पा रहा है। मैं कहूँगा कि आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो शहरों में रहते थे, विदेश में थे, इंजीनियर्स थे, पिछले कुछ सालों में उन्होंने डेयरी व्यवसाय को अपनाया है और डेयरी फार्म लगाए हैं, अपने गांवों में वापस लौटे हैं और वो इस बात की निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जमीन पर, अपने खेत में, अपने गांव में, अपने पशु के साथ अच्छे से जीवन यापन कैसे करें। कोविड-19 जो कोविड-19 की महामारी है, इसने हमें एक बड़ा अवसर दिया है कि ये जो युवा जो बड़े शहरों से जो लोग वापस अपने गाँव में लौट रहे हैं, जिसको हम माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन बोल रहे हैं, ये सभी युवा जो समाचार हैं और जो उनका मन अगर हम जानने की कोशिश करें तो अभी उनको ये समझ में आया है कि हमें अपने ही गांव में, अपने ही खेत में, अपने ही जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ कौन सा व्यवसाय अपनाएं जिससे हम इसको आगे बढ़ाएं। और पशुपालन गांव में एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और मुझे आशा है कि कोविड के बाद ये बहुत तेजी से युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा है, जो शहरों में था, वो लौट के गांव में अपने माँ बाप के साथ अपने खेतों में इस व्यवसाय को अपनाने जा रहा है। और सहकारी संस्थाएं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए जितना भी दूध आएगा पूरी तरह से तैयारी में है। भारत सरकार का DIDF का जो फंड है जिसमें हम प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमारे डेयरी प्लांटों की बढ़ा रहे हैं, जितना दूध हम ज़्यादा ले सकते हैं कोशिश करेंगे, मार्केट को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और युवा वर्ग को ये एक माध्यम है वेबिनार के, हम दूध के धंधे को, दूध के व्यवसाय को वैज्ञानिक तरीके से कैसे अपनाएं। बहुत सारी सामग्री यूट्यूब पर NDTV द्वारा बनाई गई 30 फिल्में उपलब्ध हैं जो एक एक पशुपालन के एक एक बिंदु पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे करना है। हमारे बहुत से शिक्षण कार्यक्रम है जिसमें वो भाग ले सकते हैं और आगे भी हम इन्हीं तरह की श्रृंखलाओं में बात बताते रहेंगे। इसलिए मुझे आशा है कि युवा वर्ग तेजी से पशुपालन व्यवसाय को अपनाने के लिए तैयार है और कोविड-19 ने ये माहौल बनाया है, ये अवसर दिया है कि वो इसे तेजी से अपनाएगा। धन्यवाद श्री राजेश। अभी अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर होते हैं। आशा करते हैं हमारा ये प्रथम प्रयास आपकी जिज्ञासाओं को समाधान करने में उपयोगी रहा होगा। NDTV संवाद के अंतर्गत हम एक हेल्पलाइन नंबर जो आपको भेजा गया है और उसमें आप अपने जो वर्तमान प्रश्न है उनका उत्तर ले सकते हैं। वो नंबर है जो आपके उसमें भी आया है 7574835051। इसमें आप 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भी समय में आप इसका उत्तर दे सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड करके और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये वेबिनार जो वेब सीरीज शुरू हुआ है, ये हम वादा करते हैं कि आगे भी आपके साथ में मिलते रहेंगे और ये आगे भी चलेगा।
इसके सुझाव के लिए इसको कैसे हम सुधार करें, इसके लिए आपके पेज में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लाल घेरे से एक चिन्ह बनाया हुआ है, उसमें क्लिक करके आप हमको इसका प्रतिक्रिया दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, जिससे हमको सुधार करने का मौका मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि आप उसका उपयोग करें ताकि हम आगे सुधार कर सकें। और अंत में इस समापन के लिए मैं एक साहिल लुधियानवी जी के 4 पंक्तियां बोलूंगा। साथी हाथ बढ़ाना, जो एक उनका गाना था, उससे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। यही हमको करना है, दूध सहकारिता के साथ जुड़ करके, संस्थाओं के साथ जुड़ करके, जो कि हम सबके विकास के लिए अग्रसर हैं। इसलिए जो हम हमेशा कहते हैं, बिन सहकार नहीं उद्धार। आइए सब साथ मिलकर जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।